हेलो गाइस। ये है हमारा पॉलिटी क्लास 9 का चैप्टर 1। चैप्टर का नेम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी। अब इस चैप्टर के आप इस नेम से आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी कहने का मतलब डेमोक्रेसी है क्या, और वाई डेमोक्रेसी कहने का मतलब डेमोक्रेसी चाहिए क्यों। अब पहले तो आप ये समझो कि डेमोक्रेसी क्या है। अब डेमोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है जनतंत्र या प्रजातंत्र। अब इस वर्ड से आप समझ सकते हो प्रजातंत्र कहने का मतलब क्या है कि जिसमें लोगों का रूल हो, रूल ऑफ पीपल हो, है ना। पहले एक टर्म यूज हुआ करता था, उसे हम बोलते थे राजतंत्र। उसका मतलब यह था कि राजा का रूल होता था, सारे डिसीजंस राजा के द्वारा लिए जाते थे, और सारे जो स्टेट के जो इम्पोर्टेंट जो मशीनरी होती थी वो राजा के अंदर मतलब वो फंक्शन करते थे, है ना। अब इसमें जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है, आपको मैं अच्छे सारे टॉपिक को कवर करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि डेमोक्रेसी है एग्जैक्टली क्या। अब इसमें जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्वियसली। इसमें दिया हुआ द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम डेमोस एंड क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, और क्रेसिया का मतलब होता है रूल। डेमोस और क्रेसिया मिलकर क्या बन गया, पीपल और रूल। इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल। कहने का मतलब कि लोगों के द्वारा जब रूल किया जाए तो उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। हालांकि इसका और दूसरा ही मीनिंग होता है जो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में आगे। देखो पहला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी है एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। आपको पता है कि प्रजातंत्र में जो रूलर्स होते हैं, जो राजा होते हैं, इसमें राजा कौन होते हैं, जो पीपल के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आपको पता है जिन्हें नेता यूजुअली बोलते हैं, तो वो क्या है, वही एग्जैक्ट रूलर्स होते हैं डेमोक्रेसी में, है ना। तो इसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब इलेक्टेड कैसे होते हैं, आपको पता है कि टाइम बाय टाइम हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का पहला पॉइंट है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, बाय द पीपल। अब पहले राजतंत्र में क्या होता था कि जो राजा हुए, उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो यूजुअली वही हुआ करते थे, राजा वही मेन होते थे हर चीज़ में, है ना। अब क्या है कि पीपल चूज़ करते हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव को, वो फिर अपने हिसाब से सही कंडीशंस देख के रूल बनाते हैं जिसके द्वारा हमारा कंट्री गवर्न होता है ना। दूसरा पॉइंट है पीपल हैव राइट टू चूज़ एंड चेंज देयर रूलर्स। अब देखो जब पीपल को चूज़ करने का अगर राइट दिया गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर अगले टाइम पे अगले टर्म में वो किसी और रूलर को चूज़ कर लें, किसी और रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लें। तो इसका मतलब क्या है कि वो रूलर को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ। आपको पता है कि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो गवर्नमेंट जो फंक्शन करता है या फिर जो उसके कामकाज होते हैं डेली, जो डे टू डे जो उसके एक्टिविटीज़ होते हैं, वो कैसे मतलब वो काम करते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाए हुए हैं, उसमें लॉज हैं, तो उस हिसाब से अपने काम को प्रोसीड करते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ। अपने मन से तो करते नहीं है, यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, कोई तानाशाही तो है नहीं। तो कैसे काम करते हैं, वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो रूल और लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सिटीजन्स इंजॉय फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का हिंदी मतलब होता है मौलिक अधिकार। आपको पता है कि इंडिया में जो सिटीजन है उनको कई फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। आपको पता है कि इंडिया में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं वो। पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। उसके आगे राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और लास्ट है जो हमारा सिक्स जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 टाइप्स ऑफ राइट हैं हमारे पास, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब्राहम लिंकन्स डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो सबसे फेमस जो डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। अब्राहम लिंकन जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, है ना। तो इन्होंने एक डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया था जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब इसका मतलब आप समझो,
डेमोक्रेसी एक वैसी सरकार है, इसमें ऐसी सरकार होती है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल कहने का मतलब क्या हुआ? लोगों का। लोगों का कैसे? अब आपको पता है कि इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के बाद हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, तो वो किसके लिए फिर एट द एंड काम करते हैं? लोगों के लिए तो काम करते हैं ना वो। तो वो किसके सरकार हुए? लोगों के ही तो सरकार हुए वो। बाय द पीपल। बाय द पीपल कैसे होगा? क्योंकि उन्हें हम चूज़ करते हैं, वो हम इलेक्शन करके, या वो इलेक्टेड होते हैं। तो इलेक्टेड कैसे होते हैं? पीपल के द्वारा। हम वोट करते हैं, तो उनकी इलेक्शन करके हम फिर उन्हें क्या करते हैं? चूज़ करते हैं। तो ये क्या हुआ? बाय द पीपल। पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एंड लास्टली दिया हुआ फॉर द पीपल। अब वो इलेक्ट किए जाते हैं, तो वो फंक्शन किसके लिए करते हैं? पीपल के लिए करते हैं ना वो। वेलफेयर ऑफ लाइक मतलब पीपल के लिए तो उनका काम होता है सारा, है ना। तो इससे क्या होगा? फॉर द पीपल वो काम करते हैं, है ना। तो अब्राहम लिंकन का जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब समझना कि इसका मतलब क्या है। इसके आगे जो है की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप डेमोक्रेसी को बहुत ही बेसिक टर्म में समझ गए। अब उसके कुछ फीचर्स हैं। अब क्या इसके फीचर्स होंगे? पहला यहाँ पे दिया हुआ है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। अब आपको पता है कि जितने भी रूल या जो लॉज बनाए जाते हैं हमारे कंट्री में, वो इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुन के भेजते हैं, तो वही बनाते हैं ना पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो यही है, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसके आगे पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। अब इलेक्शन होता है तो आपको पता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। अपने इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है तो अपने अपने एरिया से हम क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं, है ना। तो वही फिर एट द एंड मतलब हमारे लिए रूल्स बनाते हैं सारे। रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन। अब लोग जब चुन के भेजते हैं तो उनके बिहाफ पे, उनके वेलफेयर के लिए ही वो डिसीजन लेते हैं, रूल्स वगैरह बनाते हैं, फिर कंट्री को आगे की तरफ ले जाते हैं, है ना। एक और इसका फीचर हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेसी अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करती है किसी कंट्री में, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर जो उसका जो फीचर्स हो रहा है उस कंट्री का, कंट्री के डेमोक्रेसी का, वो क्या है? इलेक्शन। तो इलेक्शन सबसे मस्ट उसका जो रिक्वायरमेंट हुआ कि फ्री और फेयर होना चाहिए। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बैड एलिमेंट्स का मतलब उसमें यूज नहीं होना चाहिए, बहुत फ्री और फेयर होना चाहिए। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ कंट्री में मतलब जनरली 5 साल में इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट में भी, और स्टेट लेजिस्लेचर का भी हर 5 साल में इलेक्शन होता है जनरली, है ना। नो प्रेशर, ब्राइबरी और फियर, ये भी एक फीचर होगा डेमोक्रेसी का। अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड। अब आपको पता है कि कंट्री में जो रूलिंग पार्टी होती है, तो उसके अलावा एक और होती है अपोजिशन पार्टी। जो पार्टी रूल कर रही होती है उसको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करते हैं या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है हमारे कंट्री में या फिर स्टेट में, तो वो बहुत अच्छे से फंक्शन करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे तो फिर अपोजिशन पार्टी क्या करेंगे? उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये सारे बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, जो कि डेमोक्रेसी को एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ गाइड करते हैं, है ना। अब इसी के कुछ इंपॉर्टेंट जो और फीचर्स हैं वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री विल बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी प्रिविलेज और डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब कि जितने लोग हैं सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल राइट्स। सारे सिटीजन होंगे, चाहे अमीर हो, गरीब हो, लंबा हो, छोटा हो, काला हो, किसी मतलब कोई डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहा हो, किसी डिफरेंट कास्ट से बिलोंग कर रहा हो, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर रहा हो, सारे लोगों के पास क्या होगा? इक्वल राइट्स होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा या फिर किसी को कोई प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, कोई सुविधा अलग से नहीं दी जाएगी, सब इक्वल है ना। डेमोक्रेसी के ये सारे बहुत कोर ये सब मतलब फीचर्स हुए हैं ना। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या है आप समझो कि हर इंसान के पास डेमोक्रेसी में एक वोट होता है, और सारे इंसान का जो वोट होता है उस सारे वोट का सेम वैल्यू होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गरीब आदमी किसी को वोट कर रहा तो वो भी 1 वोट ही काउंट किया जाएगा। कोई अमीर आदमी वोट कर रहा किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो भी 1 वोट ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं कोई अमीर है तो उसके वोट को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए, है ना। तो यही है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इट मीन्स ईच एडल्ट सिटीजन
मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो ये क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के फीचर्स हैं। दूसरा जो डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है, जो कंट्री है, जो कंट्री में गवर्नमेंट जो सर्व कर रही है हमें, वो किस चीज़ से गाइडेड होंगे या किस चीज़ से गवर्नड होंगे, हमारे जो सिटीजन्स होंगे वो लॉ से या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस चीज़ से वो गवर्नड होंगे, है ना। इसका सिंपल मतलब आप ऐसे ही समझना, गवर्नमेंट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा तो नहीं है कि डिक्टेटरशिप चल रही है हमारे कंट्री में कि मतलब जो सरकार एक जो भी है उसके मन में आ रहा है कि इस तरीके से हम रूल बनाया तो कुछ भी रूल बना रहे हैं, या फिर जो उनकी इच्छा हो रही है वैसा तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना वो। तो वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, है ना। दूसरा इसमें पॉइंट जो है, लॉ अप्लाइज इक्वली टू रूलर्स एंड सिटीजन। तो जो रूलर्स हैं और जो सिटीजन है वो दोनों पे जो लॉ है, जो रूल है, वो इक्वली अप्लाई होती। ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए कुछ और रूल है, हमारे लिए कुछ और रूल है ना। तो ये डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं, राजतंत्र के, प्रजातंत्र के, है ना। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब इसमें क्या है, जितने भी इंसान को जो राइट्स दिया गया उसकी रिस्पेक्ट भी है। ऐसा तो नहीं किसी इंसान के राइट को सरकार छीन ले रही है या फिर किसी को स्पेशल राइट दी जा रही है, ऐसा तो है नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी सबको है, मूवमेंट, तो ये सारे राइट जो हैं सबके लिए हैं और इस राइट की रिस्पेक्ट भी की जा रही है ना। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये सारे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, है ना। इसके आगे जो हमें टॉपिक देखना है वो कुछ केस स्टडी हैं इसमें कि डेमोक्रेसी कैसे और कंट्री में फंक्शन कर रही थी, उसमें क्या दिक्कतें थी और उसकी से क्या हमें सीखने को मिल रहा है ना। पहला जो केस स्टडी है वो है चिली का। ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। इसमें डेमोक्रेसी इन चिली, पहला पॉइंट आप ध्यान से बस समझना, ये टर्म किस टाइम की बात चल रही है, 1970 से 1973 तक। बहुत ही बेसिक टर्म है, आप समझना बस इन सब चीज़ों को। चिले में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही थी। सेल्वाडोर एलेंडे जो थे इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे 1970 में, 1970 में सेल्वाडोर एलेंडे जो हैं उनको प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया। ही वॉज द हेड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपको पता है। अब जब डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए काम करेगी, पुअर पीपल के लिए काम करेगी, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद हुआ क्या उस कंट्री में, चिली में मिलिट्री कू हो गया। कहने का मतलब क्या है कि 1973 में जो जनरल ऑगस्टो पिनोसेट थे वो एक मिलिट्री कू को लीड किए। इसका मतलब क्या है कि जो मिलिट्री है उनका रूल आ गया कंट्री में। अब इस वजह से हुआ क्या कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी, जो एग्जिस्ट कर रही थी पहले से, उसे हटा दिया गया और फिर उस पर रूल किसका आ गया, अगस्टस पिनोसेट का। यहाँ पे देखो लिख रहा है एलेंडे वाज किल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन वाज सस्पेंडेड। अब आपको पता है कि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, हटा दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। तो ये किस वजह से हुआ, मिलिट्री कू की वजह से। जो मिलिट्री रूल जब वहाँ पर स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे जितने डेमोक्रेटिक सेटअप थे सारे वो क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया, हटा दिया गया, है ना। अब आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चिली अंडर डिक्टेटरशिप, तानाशाही के अंदर आ गया। तो थाउजेंड्स वर किल्ड एंड इम्प्रिजन। बहुत लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को जेल में मतलब वो इम्प्रिजन कर दिया गया। तो ये कब होता है आपको पता है, डेमोक्रेसी में एक चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें डिक्टेटरशिप में, तानाशाह जब होते हैं वहाँ किसी जगह का सरकार, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है ना। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इलेक्शन। तो इलेक्शन आपको पता है कि डेमोक्रेसी का फीचर है। ये तानाशाह जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगा वहाँ का फीचर्स नहीं है। फ्रीडम आपको स्पीच का या फिर घूमने का, ये सारी फ्रीडम आपको क्या कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय, डेमोक्रेसी खत्म हो गया। तो अब ये सारी जब चीज़ें हुई, आपको पता है कि डेमोक्रेसी 1970 में वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, उसका 1973 में क्या हो गया, डेमोक्रेसी हटा दिया मिलिट्री कू के द्वारा। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, अब यहाँ देखो, लर्निंग फ्रॉम चिले। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी कैन बी एंडेड बाय फोर्स। डेमोक्रेसी को फोर्स लगा के या फिर मिलिट्री कू के द्वारा हटाया जा सकता है ना। यही लर्निंग मिल रही है ना इस चैप्टर, इस मतलब केस स्टडी से। इसका दूसरा क्या हमें लर्निंग सीखने को देखने को मिल रहा है इस जगह से, मिलिट्री रूल इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। मिलिट्री रूल जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं। वो कैसा होता है, वो डिक्टेटरशिप उनमें होती है ना। तो ये एक सीख या फिर एक लर्निंग है हमारे कंट्री को या फिर किसी कंट्री को जो कंट्री डेमोक्रेटिक है। तो ऐसे भी सीख सकते हो कि मिलिट्री कू के द्वारा उस चीज़ को हटाया जा सकता है ना। तो ये सारी केस स्टडी हैं। इसके आगे एक और आप केस स्टडी समझो पोलैंड का। पोलैंड में लिया हुआ है
कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड। कम्युनिस्ट रूल का बहुत ही सिंपल टर्म में समझ सकते हो, सिंगल पार्टी रूल। कहने का मतलब यहाँ पे अपोजिशन वगैरह होगा नहीं, इलेक्शंस नहीं होंगे यहाँ पे। तो ये दिख रहा है कम्युनिस्ट पार्टी रूल, यहाँ कम्युनिस्ट रूल था पोलैंड में, रूल्ड बाय पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ये वहाँ की पार्टी थी जिनके द्वारा रूल किए जा रहे थे। नो अपोजिशन। आपको मैं बताया कि अगर सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ पे है तो वहाँ पे अपोजिशन नहीं होगा, और सिंगल पार्टी सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है ना, जब भी तो एक सिंगल पार्टी की रूल चल रही है वहाँ पे। सिंगल पार्टी सिस्टम इसका मतलब वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा, और इलेक्शन नहीं हो रहा तो अपोजिशन भी नहीं होंगे। ये पोलैंड का केस स्टडी है। अब वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे सॉलिडेरिटी मूवमेंट हुई। इसका मतलब क्या है, वर्कर्स जो फैक्ट्री इंडस्ट्री के जो वर्कर थे फॉर्म्ड अ मूवमेंट कॉल्ड सॉलिडेरिटी मूवमेंट। अब आपको याद है सॉलिडेरिटी जो मूवमेंट है वो वर्कर के द्वारा लीड किया जा रहा था। इसके जो लीडर थे वो कौन थे, लेक वलेसा। अब इन्होंने क्या डिमांड किया मूवमेंट के थ्रू, अगर सिंगल पार्टी सिस्टम चल रही है वहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर अपोजिशन या फिर इलेक्शन वहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जो लेक वलेसा थे वो सॉलिडेरिटी मूवमेंट को लीड किए। तो डिमांड क्या किए वो डिमांड किए राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड फ्री इलेक्शन। अब इलेक्शन होगा तो आपको पता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा, है ना। तो जब इलेक्शन वगैरह हुआ तो उससे क्या हुआ, देखो आप यहाँ पे लिख रहा है रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब जब डेमोक्रेसी आ गया तो क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिमांड, जो गवर्नमेंट पहले से एग्जिस्ट करी थी उन्होंने डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। फ्री इलेक्शंस होने लग गए वहाँ पे। सॉलिडेरिटी वॉन इलेक्शन, ये जो पार्टी थी वो इलेक्शन जीत गई जो वर्कर के द्वारा बनाई गई थी। अब आप देखो कि चिले से हमें क्या लर्निंग मिला था कि डेमोक्रेसी कैन बी एंड बाय फोर्स, कैन बी एंडेड बाय फोर्स। अब हमें पोलैंड से क्या सीखने को मिल रहा है, पोलैंड से सीखने को मिल रहा कि पीपल्स मूवमेंट कैन ब्रिंग डेमोक्रेसी। अब आप देखो कि यहाँ पे जो वर्कर्स जो थे वो एक मूवमेंट लीड किए, या फिर उनके द्वारा एक मूवमेंट की गई, तो उससे क्या आया, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया, डेमोक्रेसी ला दिया गया। तो यही सीख मिलती है कि अगर लोग हैं, अगर वो मूवमेंट करेंगे या फिर वो प्रोटेस्ट जो भी चीज़ें करेंगे, तो उससे क्या होगा, डेमोक्रेसी कैन बी ब्रिंग, या फिर उसे रिस्टोर किया जा सकता है। डेमोक्रेसी कैन ब्रिंग, सॉरी, पीपल्स मूवमेंट कैन ब्रिंग डेमोक्रेसी। कलेक्टिव स्ट्रगल इज पावरफुल। अब इतने सारे लोग एक साथ मिलकर अगर मूवमेंट कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो पावरफुल लोग ऑफ कोर्स है ना। तो ये पोलैंड का केस स्टडी था। इसके आगे एक और केस स्टडी है म्यांमार का, एशियन कंट्री आपको पता है। अब म्यांमार में है क्या, मिलिट्री रूल है। तो मिलिट्री रूल है कहने का मतलब क्या है कि म्यांमार रूल्ड बाय आर्मी, आर्मी के द्वारा रूल किया जाएगा। आपको मैं बताया था, यहाँ पे चिले में भी आप देखे थे कि 1973 में क्या आ गया था, मिलिट्री रूल आ गया था। तो वैसे ही म्यांमार में मिलिट्री रूल है वैसा ही। तो अब मिलिट्री रूल है तो क्या है इसका मतलब कि वहाँ पे डेमोक्रेसी, राजतंत्र या प्रजातंत्र नहीं होगी। यहाँ पे एक लीडर थे म्यांमार में, उनका नाम था आंग सान सूकी। ये लीडर थे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, एक पार्टी है, इस पार्टी के लीडर थे। ये वॉन इलेक्शन बट डिनाइड पावर, इन्होंने इलेक्शन तो जीत लिया लेकिन इनको पावर नहीं दी गई। जो आंग सान जो सूकी थी, आंग सान सूकी, उन एनएलडी पार्टी की हेड थी, लीडर थी। अब वो इलेक्शन जीत गई लेकिन उनको स्टिल वो पावर में नहीं आई, कहने में उनको पावर दिया नहीं गया। केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। अब वहाँ पे आप देखोगे म्यांमार का करेंट सिचुएशन क्या है, इलेक्शंस हेल्ड बट मिलिट्री स्टिल कंट्रोल्स की पावर। मतलब वहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे हैं। अब पहले आप समझे थे कि इलेक्शन तो डेमोक्रेसी का की फीचर है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्शन भी हो रहे हैं, स्टिल वहाँ पे मिलिट्री का रूल चल रहा है। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ओनली इन नेम, मतलब डेमोक्रेसी बस नाम के तौर पे है, वहाँ पे इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल वो डेमोक्रेसी वहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, म्यांमार से ये सीखने को मिल रहा है कि इलेक्शन एलोन डू नॉट इंश्योर डेमोक्रेसी। कहने का मतलब कि सिर्फ इलेक्शन हो जाने से या किसी पार्टी को जीत जाने से ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर प्रजातंत्र आ जाएगा किसी एक बस पार्टी के जीत जाने से, इलेक्शन हो जाने से। ये चीज़ आप ध्यान रखना। रियल पावर मस्ट लाई विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी तभी आएगा जबकि जो लोग चुने गए हमारे द्वारा इलेक्शन के बाद उनके हाथ में पावर आए, है ना। तो उनके हाथ में पावर आएगा, इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली पीपल के हाथ में पावर आएगा। तो पीपल के हाथ में अगर पावर आएगा तो यही तो है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र यही तो है एट द एंड, है ना। तो ये इसका मतलब है कि इलेक्शन एलोन डू नॉट इंश्योर डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ हमें म्यांमार से सीखने को मिलता है। एक और केस स्टडी है, बहुत छोटा सा हुआ है केस स्टडी,
किस कंट्री का? जिम्बाब्वे का। आपको पता है कि जिम्बाब्वे को जो इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी मिली थी, जो फ्रीडम मिली थी, वो 1980 में मिली थी। अब वहाँ पे रूल था वो रॉबर्ट मुगाबे का था। मुगाबे रूल्ड फॉर डिकेड्स, मतलब ये लाइक 37-38 ईयर्स के अराउंड ये रूल किए थे, वहाँ पे इनका रूल था। और 1980 में ये जिम्बाब्वे को फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस इनका वो हुआ था। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे गवर्नमेंट का नेचर कैसा है। इलेक्शंस हेल्ड बट नॉट फ्री एंड फेयर। अब यहाँ पे इलेक्शन तो हो रही है, लेकिन इलेक्शन इट्सेल्फ जो है वहाँ पे फ्री एंड फेयर नहीं रही। आपको मैं पहले बताया था कि इलेक्शन हो, लेकिन वो फ्री एंड फेयर भी होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे करप्शन हो रहा है, फिर धांधली हो रहा है, फिर कोई और बैड मीन्स का यूज़ किया जा रहा है। तो इलेक्शन तो यहाँ पे हो रहा है जिम्बाब्वे में, लेकिन ये फ्री एंड फेयर नहीं है। अपोजिशन हैरेस्ड, तो अपोजिशन को हैरेस किया जा रहा है, फिर उनको बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा। फिर उनके साथ और भी कई चीज़ें होती हैं। आप प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो मतलब डेमोक्रेसी से हट के ही वो चीज़ें आपको देखने को मिलता है इन रियलिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिशन हैरेस्ड। मीडिया कंट्रोल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिला था जिम्बाब्वे में। तो इन सब चीज़ों से फिर हमें क्या सीखने को मिल रहा है, आप ये समझो, डेमोक्रेसी कैन बी मिसयूज्ड। और आप ये देखो कि यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, रूल भी है, इलेक्शन भी है, लेकिन इलेक्शन यहाँ पे फ्री और फेयर नहीं, फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। और फिर जो मीडिया उनको कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे सिटीजन के जो राइट्स हैं वो शायद वो ना दिए जा रहे हों। तो ये सब क्या है, डेमोक्रेसी है, स्टिल ये मिस यूज़ किया जा रहा है। इलेक्शन विदाउट फ्रीडम आर मीनिंगलेस। अब इलेक्शन हो रहा, कोई पार्टी जीत के जा रही है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, लेकिन वो अगर हमें आज़ादी से बोलने का भी मौका नहीं दे रही है, या फिर घूमने टहलने का मौका नहीं दे रही, मीडिया कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये भी क्या है, डेमोक्रेसी के मतलब ये अच्छे मतलब फीचर्स नहीं होंगे ना, है ना। या फिर आप समझो कि डेमोक्रेसी को क्या किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसका सही रिजल्ट, सही आउटकम पीपल को देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हम कवर किए हैं। इसके आगे नेक्स्ट कुछ टॉपिक है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में सॉरी कवर कर लेंगे, है ना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज एज वेल।